रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 5। अविका काफी ज्यादा परेशान थी और अपने बेड पर आकर लेट गई थी। अनिका जो अभी उसी के रूम में थी नित्या के बगल लेटी हुई अविका की तरफ देखकर बोलती है, इतना इम्पोर्टेंट था क्या वह ब्रेसलेट? तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है? देखो तो सुबह के 4 o'clock बजने वाले हैं। बहुत ज्यादा कीमती ब्रेसलेट था क्या? वह देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। मेरी नजर तुरंत तुम्हारे हाथों पर गई थी, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। अविका इस बात पर बोलते हैं, सही कहा, वह जितनी कीमती थी उतनी ही मेरे दिल के करीब भी थी, इसलिए वह मुझे हाल में वापस चाहिए थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथ लग गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो भी खो दूंगी। मैं जब से अपना होश संभाला है तब से वह मेरे साथ है। बचपन से मैं उसे अपने साथ लिए हुए हूँ, आज तक कभी नहीं खाया को। शायद मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया था। मुझे याद नहीं है कि वह मुझे कब दिया गया, लेकिन वह बहुत कीमती था मेरे लिए। अविका ने एकदम से मायूस होते हुए कहा। नित्या उसकी यह बात सुनकर बोली, इतना परेशान नहीं हो, हम फिर से सुबह एक बार ढूंढ लेंगे। हो सकता है कि वह तुम्हें वापस मिल जाए। पता नहीं कैसे तुम्हारे हाथों से गिर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। खैर अब सो जाओ, पूरी रात हम लोग जगे हैं। हमारी पार्टी तो जल्दी खत्म हो गई थी लेकिन सोए नहीं हम। प्लीज परेशान नहीं हो और कोशिश करो कि सो जाओ। सोकर उठोगे तो थोड़ा सा फ्रेश फील करोगी। नित्या ने अविका को समझाया। अविका ने भी उसकी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सी सांस लेते हुए सोने की कोशिश करने लगी। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे। अविका अभी भी गहरी नींद में थी। नित्या मैं तुमसे वापस आने के बाद उसे उठाते हुए बोलती है, अवि प्लीज उठ जाओ यार, देखो हमें ब्रेकफास्ट के लिए चलना होगा। 11 बजे के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखना, भूखे रह जाएंगे हम पूरा दिन। मुझे नहीं लगता कि फिर से बाहर जाने की हिम्मत है इतनी थकान की वजह से, इसलिए अगर बाहर जाकर खाना नहीं खाना चाहती हो आज तो तुरंत उठ जाओ। नित्या ने अपने बाल आईने में देखकर ठीक करते हुए कहा। अविका एकदम से अपनी बॉडी ढीली करके उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद किए हुए अपने बिखरे हुए बालों के साथ बोलता है, मुझे सच में बहुत तेजी से भूख लगी है लेकिन थकान भी बहुत ज्यादा है। अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। शायद मेरी इस तरह रात में जागने की आदत नहीं है, इस वजह से सर दर्द हो रहा है, अविका ने कहा। नित्या उसकी इस बात पर अपना टॉवल गूगल हैंगर में टंगते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसे उठाकर खड़ा कर दिया और बोली, अब बस अपनी आंखें खोलो, कितनी बार मैं तुम्हें जाग चुकी हूँ। चलो जाओ, बाथरूम की तरफ मुंह धो लोगी तो आंखें खुल जाएंगे। तुम्हारी खाना जरूरी है वरना सच में हम दोनों भूखे रह जाएंगे आज पूरा दिन। नित्या की बात सुनकर अविका आंख बंद किए हुए ही बच्चों की तरफ चली गई और फिर थोड़ी ही देर में बाहर आई। उसने एक पर्पल कलर का सिंपल जंप सूट पहन रखा था। अविका बाहर आकर सीधे आईने में खुद को देखते हुए अपने बाल ठीक करने लगी कि तभी नित्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तुम हर रोज इतनी खूबसूरत होती जा रही हो या फिर मेरी आंखों का भ्रम है। यह मैंने कपड़े ला कहाँ से रही हो तुम? तुम्हारे पास कोई पुराने कपड़े नहीं है? मेरा मतलब जैसे सिंपल शर्ट जैसे हम लोग पहनते हैं, नए होते हैं लेकिन नहीं लगता नहीं पहनने के बाद, क्योंकि हम उसे डेली यूज की तरह पहनते हैं। अविका उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होकर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोलती है, कहना क्या चाहती हो? अभी तक जो मैं पहन रही थी शर्ट क्या वह डेली यूज की नहीं थी? हाँ, यहाँ आने से पहले मैं शॉपिंग की थी तो मेरे पास जितने कपड़े थे तब लेकर आई हूँ। धीरे धीरे देखते देखते आदत हो जाएगी तुम्हें और फिर नए लगे बंद हो जाएंगे। कम से कम तुम तो ऐसा मत करो यार, कोई मुझे घर कर देख समझ में आता, लेकिन तुम मेरे साथ 24 घंटे रहती हो, तुम तो नॉर्मल रिएक्ट किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे भी अनकंफर्टेबल होने लगूं। अविका ने एकदम से बोलते हुए फिर से आईने की तरफ देखा। नित्या में उसकी बात पर एक गहरी सी सांस ली और फिर बोली, अच्छा भाई माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझसे तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। साफ साफ शब्दों में बस यही कहना चाहती हूँ कि यह कलर और यह ड्रेस दोनों बहुत प्यारी लग रही है तुम पर। अविका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखकर पहले तो प्यारी सी स्माइल करती है और फिर उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी जान। और फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। अविका और नित्या अभी रूम से बाहर निकल ही थे कि अनिका उनके सामने आ गई। उसने एक गहरी सी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों मेरे पास आ रही थी मुझे बुलाने के लिए ना? मैंने सोचा इतनी दूर उल्टा जाना पड़ेगा तुम्हें, इसीलिए तुरंत यहाँ आ गई। चलो अब तुम दोनों मिल गई हो मुझे तो मुझे अकेले ब्रेकफास्ट नहीं करना पड़ेगा, साथ में चलते हैं।
अविका और नित्या एक दूसरे को थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देखते हैं क्योंकि वह दोनों सीधे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, लेकिन अगर अनिका को जरा भी डाउट हो जाता कि वह दोनों उसे रूम में उसके बुलाने नहीं जा रही थी बल्कि सीधे ब्रेकफास्ट करने जा रही थी तो शायद वह नाराज हो जाती, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह खुद आकर उन दोनों से मिल गई। अविका ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बात बनाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी तरफ से जा रहे थे तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम यही मिल गई, बहुत तेजी से भूख लगी है। और फिर वह तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन की तरफ निकल जाती है। अविका अपने दोनों दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट लेकर हॉल में पहुंची तो उसने देखा बहुत कम स्टूडेंट्स थे वहां, शायद सब पहले ही नाश्ता करके चले गए थे या फिर अभी आए ही नहीं थे, बस दोकर लोग ही आसपास नजर आ रहे थे। आगे से पीछे तक पूरी सीट खाली पड़ी थी और फिर वह अपने दोस्तों के साथ जाकर एक सीट पर बैठकर और बातें करते हुए वह तीनों खाना खाने लगी। अविका अभी भी अपने ब्रेसलेट के बारे में बातें कर रही थी और वह दोनों उसे रिलैक्स कर रही थी कि मिल जाएगा, जबकि उन दोनों को भी उम्मीद नहीं थी कि वह वापस मिलेगा। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है, हेलो सीनियर्स, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अविका, अनिका और नित्या तीनों पलट कर देखती है तो सक्षम अपने हाथ में प्लेट लिए उनके सामने खड़ा था। अनिका एकदम से मना करते हुए बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही अपने सीनियर्स के क्लोज होने की कोशिश नहीं कर रहे हो? माना कि तुम अक्षत के भाई हो, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या हम लोगों के साथ बैठकर क्या करोगे? सक्षम इस बात पर एकदम से मायूस होते हुए बोला, ओह सीनियर, आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बैठना चाह रहा था। आप खुद ही देख सकती है कि पूरे हॉल में कोई नहीं है और वह जो उधर है उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा जानता था तो मैंने सोचा बैठ जाता हूँ साथ में। उसकी इस बात पर अनिका दोबारा कोई भी जवाब देती कि अविका बीच में ही बोल पड़ती है, हाँ बैठ जाओ, इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आती है और वह फौरन तीनों के सामने बैठ जाता है और फिर बोलता है, आप लोग कंटिन्यू करो, क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारी सीनियर अविका का ब्रेसलेट हो गया है और वह बहुत ज्यादा परेशान है। पूरा वाइट कलर का है, उसकी बॉडी गोल्डन है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं उसमें। दूर से देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर कहीं तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो प्लीज तुरंत बताना। उसमें करीब 3 लारी लटकती हुई है जो हथेलियां को छू लेती है आराम से, और उन तीनों में भी छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, व्हाइट कलर की, उनकी बॉडी भी गोल्डन ही है। अनिका मैं एकदम से सक्षम को ब्रेसलेट की पूरी जानकारी देते हुए कहा, लेकिन शायद यह अधूरी थी। अविका ने अनिका की बात खत्म होते हैं ही फिर से कहा, हाँ, और सबसे स्पेशल बात यह है कि उसके गोल्डन बॉडी के अंदर रॉयल लिखा हुआ है और रॉयल के सीधे बगल में ऐड लिखा हुआ है। अविका की ये बात सुनकर नित्या और अनिका भी सचिन के साथ उसे देखने लगे। वह काफी ज्यादा परेशान होकर इन बातों को बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस ब्रेसलेट को लेकर इमोशनल हो रही है। सक्षम ने उसे इस तरह इमोशनल होता देखा तो तुरंत बोल पड़ा, ओह आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, वह कहीं भी दिखे मैं पहचान लूंगा, ये तय है। आप लोग भी अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करिए, मैं भी ढूंढ लूंगा। सक्षम ने एक बाइट लेते हुए कहा और फिर खाने लगा। अविका और उसके दोस्त भी खाने में लग गए। अविका अभी अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि तभी कोई चिल्ला कर बोलता है, अविका, आकाश तुम्हें ढूंढ रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है उसे जाकर मिलो। वह ग्राउंड के बीच वाले बेंच पर बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ, उसने तुम्हें वही बुलाया है, ब्रेकफास्ट के बाद सीधे वही जाना। अविका ये सुनकर तो अपने हाथ में उठाया हुआ निवाला हो वापस से प्लेट में रख देती है और एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, मेरे समझ नहीं आता कि यह इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। मैं पहले से ही अपनी जिंदगी में इतना परेशान हूँ, ऊपर से इसके ड्रामे खत्म ही नहीं होते। यकीन करो आज मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर मेरा उसे आकाश नाम के प्राणी से सामना हुआ तो शायद मैं उसे जान से मार दूंगी या फिर अपनी जान ले लूंगी। नित्या और अनिका के साथ सक्षम ने भी उसे इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखा तो सक्षम उसे समझकर बोलने लगा, अरे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, देखिए भाई, आकर्षक भाई और अक्षत भाई से तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उनसे टकराए, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतनी जल्दी मैटर खत्म हो जाएगा, इसलिए खुद को रिलैक्स करें। नित्या और अनिका ने भी सक्षम की बात सुनी और उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही बोल रहा है यार, प्लीज खुद को रिलैक्स करो, तुम्हें तो पता है ना उसका रोज का है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। और अविका उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोलती है,
मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ना उसे सबके सामने ड्रामा क्रिएट करना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद को शांत रखूँ, मैं भी देखती हूँ कितना ड्रामा क्रिएट कर सकता है वह। अविका ने इतनी बात कही और निवाला उठाकर अपने मुंह में डाला और गुस्से में खाते हुए सामने की तरफ देखने लगी। इधर आकर्ष अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात वह सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और साथ में ही काफी ज्यादा नशीली लग रही थी। ऐसा लग रहा था वैसे उसने ड्रिंक किया है, लेकिन ये ड्रिंक की वजह से नहीं था। दरअसल उसे कल रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अविका का वह मुस्कुराता चेहरा था जब वह शिवेंद्र से मिलकर आई थी, और दूसरा जब अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा था। वह दोनों मंजर जैसे उसकी आंखों के सामने से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अविका ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद अपनी जगह से उठती है और अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, तुम लोग परेशान नहीं होना, आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें रास्ते में ही मिलेगी। जाहिर है अगर वह ग्राउंड में बैठा है तो वहीं रहूंगी। अगर मुझे परेशान देखना तो तुम लोग बीच में मत आना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम लोग भी मुसीबत में आ सकती हो। इसलिए प्लीज़ अगर मुझे स्ट्रगल में देखना तो मेरे पास मत आना। वैसे मैं स्ट्रगल करूंगी नहीं, उसे करवाऊंगी, लेकिन फिर भी कई बार मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। तुम लोग एंजॉय करो, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अविका इतना बोलकर वहां से अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर थोड़ा सा सोते हुए मायूस चेहरा बनाकर बाहर निकल जाती है और सीधे ग्राउंड की तरफ चली जाती है जहां उसे बुलाया गया था। आकाश अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी अहान ने अविका को पीछे से आते हुए देखकर कहा, लो आ गई तुम्हारी केयरटेकर जो फ्री में तुम्हारा काम करती है। मेरी बात मानो तो ये सूट उसे ही दे दो धुलने के लिए। मैंने सुना है लड़कियां अच्छा काम करती है कपड़ों पर, वैसे भी उसने जो कपड़े पहने हैं काफ़ी अच्छे हैं, कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है उसकी। अहान ने अविका की तरफ देखकर तारीफ करते हुए कहा और फिर उसकी नज़रें आकाश से टकराई जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अहान उसकी नज़रों को देखकर थोड़ा सा घबराए और फिर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ उसके ऊपर से नज़रें हटा ली। श्रेयंका, सोमी और आव्या भी आकर्ष और उसके दोस्तों के साथ उसी बड़ी सी बेंच पर बैठी थी जहां आकर्ष बैठा था। उन सब के अलावा भी 2-4 स्टूडेंट बैठे हुए थे। आकर्ष ने अभी पलटकर अविका को नहीं देखा था। अविका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और एकदम से आकर्ष की आंखों में बिना पल के झपकाए देखने लगी। शौर्य ने एक बार अविका जो देखा और फिर आकर्ष की देखते हुए बोला, अरे ये तो तुम्हें ऐसे देख रही है जैसे जिंदा का जाएगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कौन किस बुली कर रहा है। आकर्ष इस लड़की को, ये लड़की आकर्ष को। आकर्ष इस बात पर एकदम से अपने बगल में रखा एक सूट अविका की तरफ फेंकते हुए बोला, ये इसको धुलना है तुम्हें, और याद रहे बहुत महंगा सूट है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे दूर कर अच्छे से मेरे पास वापस कर देना। आकर्ष के सूट फेंकने पर सूट अविका के चेहरे पर जागीर, जिसकी वजह से उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। अविका ने गुस्से में बहुत ही धीरे से वह सूट अपने चेहरे से हटाते हुए सामने देखा तो श्रेयंका काफी खुश होकर उसे देख रही थी। श्रेयांका को देखते ही उसे कल रात वाला सीन याद आ गया और फिर अचानक से एक पल के लिए उसका गुस्सा कर सके के लिए हमदर्दी में बदल गया और उसने श्रेयांका को बहुत ही बुरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसने फिर से आकर्ष की तरफ देखा जो काफी ज्यादा शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा था। अविका उसे देखकर कहा, ठीक है ढूंढ दूंगी, कोई और हुक्म हो तो बता देना, वैसे भी आपने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा है। बहुत जल्दी अपनी जगह देख ली तुमने। मक्कार लोग जितने दूर है उतना ही बेहतर होता है। वैसे भी तुम जैसे लोगों को अपनी जगह पता होना बहुत जरूरी होता है। आकर्ष ने एकदम से एक टेबल स्माइल करते हुए गुस्से में अविका से कहा। अविका ने इस बात पर बिना श्रेयांका की तरफ देखे आकर्ष और श्रेयांका दोनों को सुनाते हुए कहा, हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जिसे अपने साथ बैठा रखा है वह सत्यवादी हरिश्चंद्र के रिश्तेदार, और वफादारी में तो पूछो ही मत। खैर मुझे मेरा काम पता है, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, मेरा दम घुट रहा है। इतना बोलकर अविका ने फिर से श्रेयांका की तरफ गुस्से से देखा और वहां से चली गई। वहां बैठा हर कोई एकदम से हैरान था कि आखिर यह क्या बोल कर गई और क्यों बोल कर गई, और सबसे जरूरी बात किसके बारे में बोल कर गई। आकाश भी उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर किस बात के वफादारी और किस सच की बात करके जा रही है। अविका अपनी बात बोलने के बाद वहां से अपने हाथ में आकाश का सूट लिए हुए करीब थोड़ी डर गई ही थी कि तभी रास्ते में उसे अक्षत मिला। अविका अभी आकाश की आंखों के सामने ही थी। अक्षत एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अविका ने उसे इग्नोर किया और दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की तो अक्षत ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। अविका एकदम से हैरान होते हुए बोली,
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, हटो मेरे सामने से, जाने दो मुझे। इधर आकर्ष उन दोनों को देखकर अपने दांत पीस रहा था और श्रेयांका आकर्ष को अच्छे से नोटिस कर रही थी कि उन दोनों को देखकर इसका रिएक्शन बदल रहा है। आकर्ष थोड़ी गहरी सांस लेने लगा खुद को रिलैक्स करने के लिए कि तभी अक्षत ने अविका की गर्दन पर हाथ लगाते हुए कहा, ज्यादा हाथ पैर चलने की जरूरत नहीं है, ये बताओ मैं तुम्हारे रूम में प्लेट भिजवाई थी, तुमने व्हाट्सएप क्यों नहीं कर वापस क्यों भिजवा दिया? मैं इंचार्ज हूँ और मुझे पता है कि कहाँ कब क्या कैसे करना है। और अविका का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता ही जा रहा था, वह ये सब कुछ बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अक्षत के आगे कुछ भी बोलता है कि अविका एकदम से उसके बाद बीच में ही काटते हुए बोलती है, बेहतर होगा कि अपने काम से कम रखें आप, वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और उन प्लाटों की ज़रूरत मुझे नहीं थी, जिसे थी उसने ले लिया होगा, और अगर नहीं भी लिया होगा तो मेरा मामला नहीं है। मुझे प्लेट टूटी थी और मैंने उसे चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद जाकर प्लेट लेने की ज़रूरत थी, तो तुम्हें मुझ पर यह एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम जैसे कि एहसान और संपर्क से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, समझाए तुम्हें। अविका इतना बोलकर अभी आगे बढ़ी ही थी कि अक्षत ने वापस से उसके बाजू को पकड़कर उसे अपने काफी करीब कर लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए उसे देखने लगा। अब आकर्ष से ये सब कुछ देखा नहीं गया और आखिरकार वह उठकर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर उन दोनों की तरफ चल पड़ा। अक्षत ने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी यह जुबान और तुम्हारा ये जिद्दी स्वभाव एक दिन तुम्हें जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा, ये बात लिख कर रखो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, मेरे गुस्से पर कंट्रोल न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी तुम एक लड़की हो इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ और तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि बेवजह मुझे ना उलझा करो, जो सामने आए उसे एक्सेप्ट किया करो, मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अविका अक्षत की आंखों में देखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी अचानक से कोई उन दोनों को दूसरे से अलग कर देता है। अक्षत एकदम से पलट कर देता है तो आकर्ष उसके सामने खड़ा था। आकर्ष को देखकर तो जैसे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है और फिर आकर्षक की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्या बगैर मार्क है मुझे तुम्हें नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता, ना बगैर अपना जबड़ा तुड़वाया? मार ज्यादा कौन खाता है ये तो सब जानते हैं और वक्त बताएगा, फिलहाल अभी इसके पास मेरा काम है, इसे वह काम हर हाल में पूरा करना है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे जाने दो, अभी यह मेरा शिकार है इसलिए। आकर्ष इसके आगे एक भी शब्द बोलना है कि अविका अपने हाथ में लिया हुआ उसका सूट बगल बाहर है नाली में फेंकते हुए बोलती है, शिकार शिकार हूँ मैं, तुम लोग तो मुझे इंसान भी नहीं समझते हो, जानवरों में तुम दोनों शिकार करोगे मेरा। आकर्ष एकदम से अपने सूट की तरफ देखा है और फिर उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आता है। दांत पीसते हुए वह वापस से अविका की तरफ देखता है, लेकिन वह कुछ भी बोलना कि उसके पहले ही अभी का गुस्से में अपनी उंगली उन दोनों की तरफ एक बार पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, सच में तुम लोग मुझे इंसान समझते ही नहीं हो ना, पता नहीं क्यों क्यों बर्दाश्त करती हूँ मैं तुम दोनों को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतना महंगा सोनाली में फेंक दिया, इसके शूट समेत पैसे तुम्हें वापस करने होंगे, वरना मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ। आकर्ष एकदम से गुस्से में अविका की तरफ बढ़ते हुए उसके बाजू को पकड़कर बोलता है, हाथ छोड़ो मेरा, आज के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली, समझ आई तुम्हें? पागल नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली बना ली है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, तुम दोनों जितना ज्यादा हो सके ना मुझसे दूर रहा करो। मैं सोच रही थी कि एक काम क्यों नहीं करते। अविका इतना भूलने के बाद गहरी गहरी सी सांस लेने लगती है, उसको गुस्सा एकदम से चरम पर था, उसका तो जैसे गुस्से की वजह से अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं था। आकाश और अक्षत उसे ही देख रहे थे, उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए काफी तेजी से अपनी आंखें बंद करके अपनी मुठियां बंद कर चिल्लाते हुए कहा, एक दूसरे को जान से क्यों नहीं मार देते तुम दोनों, पूरे हॉस्टल को सुकून मिल जाएगा, राक्षस कहीं के, निशाचर, पिशाच, दानव। आसपास के लोग एकदम से हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है, वह दोनों ही दांत पीसकर वही उसे देखते रह जाते हैं। आकर्ष उसे इस तरह जाते हुए देखा बोलता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये यकीन करो, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, ना तुम मर सकोगी और ना जी सकोगी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना असली रूप। अक्षत एकदम से गुस्से में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था और बगैर कुछ कहे वहां से काफी ज्यादा गुस्से में हॉस्टल की तरफ निकल जाता है।
अविका भी अपने रूम में आकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी अचानक से फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने एकदम से गुस्से में दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अब कौन है? उसे अच्छे से पता था कि अगर उसके दोस्त होते तो वह दरवाजा खटखटाते नहीं, सीधे अंदर चले आते। तभी एक लड़की ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए देखा तो वह अकेली इधर उधर टहल रही थी और उसने दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर कहा, तुमसे कोई मिलने आया है, गेट पर जितनी जल्दी हो सके जाओ। अविका ये सुनकर एकदम से शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन आ सकता है उससे मिलने के लिए और फिर बगल के बेड पर रिलैक्स होते हुए बैठ गई। उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से कर किया और फिर खुद को रिलैक्स करके बाहर की तरफ तुरंत निकल गई। इधर आकाश और अक्षत दोनों के पास ये न्यूज़ जा चुकी थी कि शिवेंद्र और रमन हॉस्टल आए हुए हैं मिलने के लिए। आकाश और अक्षत उन दोनों के आने पर अक्सर खुश हो जाया करते थे, लेकिन इस बार वह दोनों ही खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी वजह अविका उनके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। आकाश, जो अभी गुस्से में बैठा अविका के बारे में ही सोच रहा था, ये सुनकर कि शिवेंद्र और रमन आए हैं उसका दिमाग तो जैसे और खराब हो गया। इधर अक्षत ना चाहते हुए भी उन दोनों से मिलने के लिए गेट की तरफ निकल चुका था और फिर उन्हें लेकर अपने साथ अंदर हॉस्टल की तरफ आने लगा था। रास्ते में उन दोनों को आकाश अभी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसने भी सीमेंट और रमन से हाथ मिलाया और फिर दोनों से बातें करने लगा और आने की वजह पूछने लगा। शिवेंद्र आकाश की वजह है पूछने पर बोला, अभी इतना भी नादान मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और वैसे भी मैंने उसे बुलावा भेज दिया था, उम्मीद है कि आई ही होगी मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए शिवेंद्र की तरफ देखकर बोला, कौन? कौन? मेरा मतलब तुमने कहा कि तुमने बुलावा भेज दिया है, आती होगी क्या तुम यहाँ हम लोगों के अलावा किसी और को भी जानते हो? अक्षत के सवाल पर शिवेंद्र और रमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर शिवेंद्र ने अक्षत के गले में हाथ डालते हुए कहा, यार तेरे हॉस्टल की एक लड़की पर दिल गया है, तुझे याद है कल रात को ब्लैक ड्रेस वाली लड़की? अक्षत ने ये सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली। आकाश भी वही खड़ा था। उसने अक्षत का एक्सप्रेशन देखा तो वह कंफ्यूज हुआ, लेकिन वह इतना भी नादान नहीं था कि इस बात को समझ ना पाए कि अक्षत गुस्से में है। अक्षत ने शिवेंद्र की बात सुनते ही बहाना बनाते हुए अपनी गर्दन से उसका हाथ डाल दिया और बोला, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वह लड़की हो तुमसे मिलना चाहती है तो, लेकिन अगर तुम उसकी मर्जी के बगैर यहाँ उससे मिलने आए हो तो यह अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहिए जितने भी बुरे हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हॉस्टल यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा हम लोगों से सुरक्षित है, वरना हॉस्टल के अंदर कहाँ क्या चल रहा है इस बात की खबर किसी को नहीं होती है। शिवेंद्र ने अक्षत की बात सुनते हुए अपने दोनों हाथ सामने करके उसे सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकल रहे हो। कल भी मैंने उसकी मर्जी के बगैर उससे बात नहीं करी थी, वह आई थी मुझसे बात करने के लिए तभी मैंने उससे बात करी। बात करके उसे लगा नहीं कि वह मतलब उसे तरह की लड़की है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक मौका देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार उससे बात करूँ, बुराई क्या है इसमें? अक्षत का थोड़ा सा बदला हुआ एक्सप्रेशन देखकर शिवेंद्र ने अपनी बात कहते कहते है उसे से पूछ लिया। अक्षत ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोला, नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह उसे तरह की लड़की नहीं है, इस बात को याद रखना। आकाश, जो बगल खामोशी से अपने हाथ बांधकर राजा बाबू की तरह खड़ा था, उसे शिवेंद्र और रमन के आने से ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि अक्षत अविका की तरफदारी कर रहा है। उसे सही बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे अक्षत और उसके बीच में कुछ चल रहा है, तभी वह इतनी तरफदारी कर रहा है। आकाश अपने अक्षत की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, तुम्हारी लगती क्या है वह, और वैसे भी वह किस तरह की लड़की है मैंने शिवेंद्र को बता दिया है, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ भी डबल गेम खेल जाएगी वह। आकाश की यह बात अक्षत को पसंद तो नहीं आई, लेकिन फिर उसने गुस्से में एक बार आकाश की तरफ देखा और शिवेंद्र और रमन के साथ आगे की तरफ चल दिया। तभी अविका सामने से अपने कानों पर हाथ लगाते हुए नीचे देखते हुए चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई चीज ढूंढ रही है अविका को। शिवेंद्र, रमन, आकाश और अक्षत चारों ही उसे ध्यान से देखने लगे। वह वैसे भी बहुत प्यारी थी और उसने आज जो ड्रेस पहनी थी उसमें तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि अक्षत और आकाश दोनों पहले भी उसे देख चुके थे, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि शिवेंद्र उसे इस तरह देखना है। कसम से भगवान ने बहुत ही फुर्सत में बनाया है इसे, इसकी खूबसूरती पर तो इसके करोड़ गुनाह माफ कर दिए जा सकते हैं।
शिवेंद्र एकदम से सामने से आ रही अविका की खूबसूरती में कोकर बोला। अक्षत अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए एकदम से वहां से कट लिया और बोला, मुझे हॉस्टल में कुछ काम है, जाने लगा तो बता देना, आकर मिलूंगा, बहुत जरूरी है इसलिए जाना होगा। इतना बोलकर रक्षक बगैर पीछे पलट कर देखे तीनों के बगल से हॉस्टल की तरफ निकल गया। आकर्ष भी कब तक ये सब बर्दाश्त कर सकता था, वह भी जाते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ सिर्फ उसी लड़की के लिए आए हो, ठीक है बात करो, यही पब्लिक प्लेस में बात करना। मतलब अगर अकेले लेकर जाओगे तो आसपास लोग तरह तरह की बातें करेंगे, समझ रहे हो ना तुम। आकाश में अपनी कही हुई बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा और फिर जाते हुए थोड़ी दूर पर खड़े एक लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इन दोनों का मूवमेंट कैप्चर करो अपने फ़ोन में, एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए कि यह किस तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कितनी देर तक कर रहे हैं, सब कुछ। अगर एक सेकंड मिस हुआ तो तुम्हें से स्कूल से मिस हो जाओगे। आकाश इतना बोलकर आगे बढ़ाओ। लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा कर बोला, हाँ हाँ, नहीं कोई गलती नहीं होगी, मैं आपको टाइम पर वीडियो भेज दूंगा। इतना बोलकर उसने तुरंत फ़ोन निकाल लिया और बगल के एक पेड़ के नीचे बैठकर फ़ोन को अपनी आगे वाली पॉकेट में रख लिया, जिससे किसी को डाउट ना हो कि वह वीडियो बना रहा है, और वहीं आसपास घूमने लगा। इधर उन दोनों के जाने के बाद रमन और शिवेंद्र दोनों अविका की तरफ बढ़े, जो अभी भी जमीन में देख रही थी, और जमीन में देखते हुए परेशान होकर खुद से बोली, रोज मेरा कुछ ना कुछ गायब ही हो रहा है, बेवजह मैंने इसे पहन रखा था, जाने दो, नहीं मिलेगा। इतना बोलकर उसने अभी सामने देखा ही था कि शिवेंद्र और रमन उसके पास आ चुके थे। शिवेंद्र ने उसे देखते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी। अविका इस बात पर कंफ्यूज होकर उन दोनों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कहाँ से आ गए, और फिर उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, तुमसे मिलने के लिए 1 मिनट, क्या तुमने मुझे बुलाया था? हाँ, मैं नहीं तुम्हें बुलाया था यार, मैंने सोचा एक बार चल के तुमसे मिल लेता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। शिवेंद्र ने एकदम से कहा कि तभी पहले से ही हाइपर अविका ने गुस्से में अपनी आईब्रोज पर उंगली लगे और फिर एकदम से बोल पड़ी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे अच्छा लगेगा? ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम अगले सैटरडे तक वेट नहीं कर पाए, और यहाँ इस तरह मेरे नाम से तुम्हारी बुलाने की हिम्मत कैसे हुई मुझे? तुम्हें अंदाजा भी है उन लोगों ने क्या सोचा होगा जो मुझे बुलाने आए थे? जिन्होंने ये सुना होगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, और यहाँ आसपास जो लोग देख रहे हैं, इन सब का कुछ पता है तुम्हें? अगर तुम होते कौन हो इस तरह मुझसे मिलने आने के लिए? तुम्हें कुछ नहीं लगती हो? एक बार मिले हैं, मुश्किल से हमने 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करी है, और तू यहाँ मुझसे मिलने चली है, वह भी मैंने अपनी मर्जी से तुमसे बात भी नहीं करी थी, उसे आकर्षक की वजह से मैं तुम्हारे पास आए और मैं तुमसे बात किया। बोलते हुए अविका की आवाज़ तेज होती जा रही थी, और आसपास के लोग आते जाते हुए उन तीनों को देख रहे थे। रमन और शिवेंद्र भी ये देख रहा था कि वह चिल्ला रही है इस तरह। शिवेंद्र सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं इस तरह, वह भी इतनी लड़कियों के बीच में। उसने एकदम से उसे खामोश करते हुए कहा, मेरी बात सुनो, मुझे लगा हम दोस्त बन गए हैं, इसलिए मैं तुमसे। अविका इतने में ही उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, गलत लगा तुम्हें? बिल्कुल गलत लगा, एक बार किसी से मिलकर कोई दोस्त नहीं बन जाता। मैं तुम्हें साफ साफ कहा था कि कभी सामने हुए तो हाय हेलो कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से निकले वह रिश्ता भी खत्म। तुम्हें उंगली पकड़ने को कहा था और तुम मुझे ही गिरा रहे हो, निकल यहाँ से और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मेरी मर्जी के। शिवेंद्र एकदम से गुस्से में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह कैसे बर्ताव कर सकती है, उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वह बहुत अच्छी लड़की हो। शिवेंद्र अभी खड़े होकर अपना गुस्सा कंट्रोल ही कर रहा था कि अविका वहां से जाने को वापस मुड़ी। तभी रमन पीछे से बोल, ये लड़की सुन, इतना नाटक किस बात का है? किस बात का गुरूर है तुम्हारे अंदर इतना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते? हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी क्या रिपुटेशन है इस हॉस्टल में। तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है जैसे तुम बहुत शरीफ हो। तुम्हारे बारे में आकर्ष ने सब बता दिया है हमें। ये सुनकर अविका के चलती कम एकदम से रुक गए। उसने पीछे पलट कर रमन की तरफ देखा और कहा, क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, लेकिन शिवेंद्र का दिल थोड़ा बड़ा है, इसलिए सोचा उसने थोड़ा दिन तुम्हें अपने साथ रखे, अपने साथ रिलेशनशिप का नाम दे तो शायद तुम्हारा स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन तुम तो। रमन अभी इतना बोल ही रहा था कि अविका गुस्से में उसके पास आ चुकी थी और उसने उसे चुप करते हुए कहा, बकवास बंद करो और ये बताओ कि आकर्ष ने क्या कहा मेरे बारे में तुम लोगों से? उद्धरण चिन्ह। उसने यही बताया कि तुम्हारी रेपुटेशन हॉस्टल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यहाँ के अक्सर लड़कों ने तुम्हारा स्वाद लिया। क्वोट।
रमन इसके आगे एक भी शब्द बोलना कि अविका मैं एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मारा और इतनी तेज झन्नाटेदार थप्पड़ था कि फिर रमन को तो दिल में ही तारे नजर आ गए। रमन अभी भी अपनी आंखों के सामने शायद अंधेरा महसूस कर रहा था। शिवेंद्र यह सब देखकर एकदम से उसे समय आ गया और उसने फौरन अविका का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उतने में ही बहुत ही फुर्ती के साथ अविका में अपने 2 कदम पीछे लिए और कहा, खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारा यही हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुम दोनों मुझे बाकी कमजोर लड़कियों की तरह मत समझना जो तुम्हारे हाथ पकड़ लेने पर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाएंगे। मैं अपना हाथ भी छुड़ाना जानती हूँ और सामने वाले का हाथ तोड़ना भी जानती हूँ। फिलहाल तो अभी तुम्हारे चहेते आकर्ष को बताती हूँ मैं, मेरी रेपुटेशन वह बनाएगा, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बारे में इस तरह की अफवाह फैला रखी है और मैं बेवकूफ़ों की तरह उसकी जी हजूरी करती फिर रही हूँ। अविका का गुस्सा देखकर शिवेंद्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह फिर से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ ले, क्योंकि अभी अभी उसने देखा था कि रमन को इतनी तेज थप्पड़ पड़ा था कि उसके होठों से खून आ गया। अविका यकीनन कोई कमजोर लड़की नहीं थी। अविका वहां से गुस्से में अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। लोगों ने देखा था कि किस तरह रमन को थप्पड़ पड़ा था और शिवेंद्र भी रमन को लेकर वहां से किसी को बताए बगैर हॉस्टल से बाहर निकल गया था। अविका अभी बालकनी क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसे सामने के दरवाजे से श्रेयांका आती हुई नजर आई। अविका को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अविका तुरंत समझ गई कि वह कोई ना कोई बात करने वाली है और उसने ठान लिया था कि आज जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसकी वोट जरूर लगाएगी। अविका अभी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गई उसके बगल से निकल ही रही थी कि तभी श्रेयांका ने उसके बाजू को पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, तुम इतनी बेशर्म हो, मुझे पता ही नहीं था। एक दिन पार्टी में क्या कोई दूसरे दिन तुम्हारे आशिक तुमसे मिलने आने लगे। श्रेयांका इतना बोलकर मुस्कुराए और फिर पीछे देखा। शायद पीछे कोई था, शायद उसके दोस्त थे। उसके दोस्तों की भी हंसने की आवाज आई। अविका ने बालकनी की तरफ पेट करके बगैर उसके दोस्तों की तरफ देखे अपने दोनों हाथों को बंद लिया और किसी हिटलर की तरह उसके सामने खड़ी होकर बोली, शर्म, हया, गैरत, इन सारी चीजों की बात ना किया करो। तुम्हारे मुंह से यह अच्छे शब्द भी गाली की तरह लगते हैं। तुम आकाश को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा असली चेहरा उसी दिन देख लिया था जिस दिन इस हॉस्टल में मैं कदम रखा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? मैं सब जानती हूँ। कितने पानी में और क्या कर रही हो आजकल। बेहतर होगा तुमसे कि मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारा पर्दा जल्द ही आकाश के सामने फाश हो जाएगा। अविका कि यह बात सुनकर श्रेयांका एक बार घबराई जरूर, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल सकता है और एकदम से उसने घबराते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? सबको अपने जैसा ही समझती हो क्या? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो एक ही दिन में किसी लड़के को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करूँ और फिर अपने हुस्न के झलवे में फेंककर अमीर लड़के को फंसाने की कोशिश करूँ। अविका इस बात पर मुस्कुराए और फिर बोली, तुम्हें सच में जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या? तुम सच में कुछ नहीं कर रही हो, मेरी बात कर रही हो कि मैं अमीर लड़कों को फंसाती हूँ? चलो मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारा क्या? आकाश की गर्लफ्रेंड बनी फिरती हो और रात में किसी दूसरे को किस करती हो, उसके साथ घूमने जाती हो। तुम्हें क्या लगता है कल रात मैंने कुछ देखा नहीं? वही थी, मैं वही थी जब तुम्हारा यार तुमसे मिलने आया था और तुम उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। या फिर अविका इसके आगे कुछ भी बोलते कि पीछे से कोई उसके दोनों कंधे पकड़कर जाम कर देता है। श्रेयांका के चेहरे पर तो जैसे 12 बच्चों का था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खातिर दिमाग होने के बाद भी उसका प्लान इतनी आसानी से फेल हो गया। और उससे भी बड़ी बात, अविका इमेज शख्स के सामने यह बात कह दी थी, उसे इसका अंदाजा ही नहीं था। श्रेयांका एकदम से घबरा गई थी और उसके हाथ पैर एकदम ढीले पड़ चुके थे। उसकी आंखों में इतना डर देखकर अविका अपने कंधे पर रखा हाथ हटती है, लेकिन वह हाथ इतना टाइट था कि शायद उसके लिए हटा पाना इतना आसान नहीं था। अविका श्रेयांका को इतना ज्यादा घबराया देखकर थोड़ा सा परेशान हुई। उसे लगा शायद उसे इस तरह उसे एम्बेरेश नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो काफी गुस्से में थी। अविका अपने कंधे पर रख हाथ को हटाने के नामुमकिन कोशिश करते हुए बोली, इसमें उद्धरण चिन्ह। अभी उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर रखा हाथ नहीं जाता और उसने गुस्से में पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वह एकदम से हैरान हो गई और उसने 2 कदम पीछे ले लिया, क्योंकि उसके सामने आकाश खड़ा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। और शायद श्रेयांका की घबराहट की वजह भी यही थी, वरना वह किसी से कैसे डर सकती थी।
अविका एकदम से परेशान होकर अपनी आंखें बंद करती है कि तभी उसे याद आ जाता है कि वह तो आकर्षक से ही मिलना चाह रही थी और आखिर वह उसे मिल ही गया, लेकिन अभी उसने उससे भी बड़ा रायता फैला दिया है। उसे किस तरह समेटे यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अविका एकदम से घबराई हुई आकाश की तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश करती है कि तभी श्रेयांका की आवाज आती है। वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी और एक दिन से सफाई देते हुए अविका को गलत ठहराते हुए बोली, ये लड़की, इस लड़की ने तुम्हें देख लिया था इसीलिए इस तरह की बातें कर रही थी। आकाश, ये बस मेरे और तुम्हारे बीच में झगड़ा करना चाहती है, इसका मकसद तो तुम्हें पता ही है ना, ये तुम्हारा अटेंशन चाहती है, इसी वजह से हमेशा एक नया ड्रामा क्रिएट करती है। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, इसकी बातों में बताना ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, बताओ मुझे। श्रेयांका काफी ज्यादा घबराई हुई अपनी बातें लगातार बोलने लगी और अविका ने अभी मौका देखकर तुरंत उसका सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने ये सब कुछ कहा, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, मुझे लगा बस ऐसे ही। अविका इतना बोल ही रही थी कि आकर उसने उसकी गर्दन पर हाथ लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा और बगैर किसी की तरफ देखे बोला, निकलो यहाँ से सब। ये सुनकर आकाश के पीछे खड़े श्रेयांका के दोस्त एक एक करके निकलने लगे। श्रेयांका अभी खड़ी उसे ही देख रही थी। उसके हाथ पैर तो जैसे कंट्रोल में नहीं थे, क्योंकि अभी तक आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया था और उसे अच्छे से पता था कि आकर्षक काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन उसने अविका की बातों का भरोसा किया है या नहीं ये तो उसके मुंह से ही पता चल सकता है। आकाश की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर अभिका भी थोड़ा सांसे गई थी। उसकी आंखों में तो जैसे आज उतर आया था, वह गुस्से में बस अभी कल की गर्दन पकड़कर खड़ा था। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन अभी का खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कंडीशन में वह क्या करे। उसे अंदाजा नहीं था कि यह बात इस तरह आकर्षक के सामने कह देगी। वह कुछ भी हो, लेकिन ये थी तो बचकानी हरकत, उसे इन दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। श्रेयांका अभी भी पीछे खड़ी थी और वह दोबारा से सफाई देने की कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोलते कि उसके पहले ही आकर्ष चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या, निकलो यहाँ से। श्रेयांका उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हटकर गहरी सांस लेने लगती है और फिर अपनी आंखों में आंसू और घबराहट लिए वहां से भागते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाती है। अविका भी श्रेयांका की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि आकाश ने एक झटके में उसे कमर पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और बगल के ही एक कमरे में लेकर उसे जाने लगा। अविका अपने हाथ पैर झड़ने लगी, लेकिन उसके कमर पर आकर्षक की पकड़ इतनी तेज थी कि वह हल भी नहीं पा रही थी और फिर सीधे अंदर रूम में जाते हुए उसे सामने के एक बेड पर धक्का देता है जो पहले से ही काफी ज्यादा गंदा था और उसे पर काफी धूल जमी हुई थी, और फौरन मुड़कर दरवाजा लॉक करता है। अविका उसे बिस्तर से उठाते हुए खुद को झड़ते हुए अपनी भौहें सिकुड़ते हुए गुस्से में बोली, यह क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वहां से भी तो सब लोग जा चुके थे, इस तरह तुम इस रूम में लाकर मुझे आखिर साबित क्या करना चाहते हो, बताओ। यही कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, यही कहा था ना तुमने शिवेंद्र और रमन से, बोलो। अविका को अचानक से उन दोनों की याद आ गई और वह आकर्ष की तरफ बढ़ते हुए उसके सीने पर हाथ लगाकर उसे धक्का देने लगी। वह जैसे भूल गई थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या किया है, और आकाश की आंखों में इतना गुस्सा देखने के बाद भी वह उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती थी। अविका में अभी 2 बार उसे धक्का दिया ही था कि तीसरी बार आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे फौरन पीछे की तरफ घुमा दिया और उसकी पीठ आकाश के सीने से आ लगी और उसकी कमर में अपनी पकड़ काफी तेज करते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें पता है कि आज तुमने क्या किया है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे कितने बड़ी प्लानिंग पर पानी फिर दिया है। अविका आकाश की पूरे शरीर को महसूस कर रही थी। वह जिस तरह से चिपकी हुई थी, उसकी धड़कन एकदम से बढ़ चुकी थी। उसके शब्द तो जैसे उसके गले में ही अटक गए थे। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। आकाश कितने गुस्से में था कि उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसके गुस्से को महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर भी वह दांत पीसते हुए अविका को खुद से चिपकाए खड़ा था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अविका अपने मुंह में आए पानी को भटकते हुए थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हुए खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगती है, लेकिन वह अपनी जगह से हल भी नहीं पा रही थी। आकाश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ इतनी तेज रखी थी कि उसकी एरिया उठ गई थी और वह पंजे के बाल उसे चिपकी हुई थी। आकर्षक की धड़कनें उसके पीठ पर महसूस हो रही थी। अविका बोली, तुम्हारा प्लान मैं समझी नहीं, मैंने कौन सा प्लान फ्लॉप कर दिया तुम्हारा?
ये बोलते हुए उसकी आवाज़ जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी, उसके शब्द रूप से जा रहे थे। वह काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस कर रही थी। शायद वह घबराए नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ भी महसूस कर रही थी सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था। पहली बार कोई उसके इतना करीब आया था। आकाश ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? यहाँ श्रेयंका की हर हरकत पर मेरी नज़र है और मैं इसकी तह तक जाना चाहता था, लेकिन अब वह और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी। मैं चाहकर भी उसे इंसान को पकड़ नहीं पाऊंगा जो इसके साथ मिलकर आकाश सिंह ओबरॉय को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बोलते हुए उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और अब अविका तो थोड़ी सी तकलीफ भी होने लगी थी। थोड़ा सा परेशान होते हुए वह बोली, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था और मैं नहीं जानती हूँ कि बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं तो बस गुस्से में ही उसे नीचे दिखाने के लिए ये सब कुछ कह दिया। उद्धरण चिन्ह। आकाश कितने में ही उसे एक झटके में छोड़कर वापस से बिस्तर पर धक्का देता है और फौरन उसके ऊपर आ जाता है और उसकी दोनों तरफ हाथ लगाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा लेता है। अविका अपने पर चलने की कोशिश करती है तो वह अपने दोनों घुटनों के बीच में उसके दोनों पैर भी दबा लेता है और उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मैं तुम्हें खुद सच बता रहा हूँ कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद भी तुम मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बार झूठ नहीं बोलना। क्या तुमने उसे लड़के का चेहरा देखा था? अविका इस बात पर खामोश हो गई और फिर एकदम से सोचने लगी और उसे लड़के का चेहरा याद है जब उसने अपने हेलमेट उतारा था। और फिर थोड़ा सा सोते हुए बोली, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझे, प्लीज़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? पहले कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई हो क्या? आकाश के मुंह से यह बात सुनकर तो अविका एकदम से में अपने हाथ और पर दोनों छुड़ाने की कोशिश करने लगी और फिर दांत पीसते हुए बोली, एक बार मेरे हाथ छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितने लड़कों के करीब गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं? उद्धरण चिन्ह। अविका ने अभी इतना कहा ही था कि आकाश ने उसकी गर्दन पर झुककर किस कर लिया और अविका एकदम से हैरान हो गई। अब तो जैसे उसके पास कुछ बचा ही नहीं था खाने को। उसने अपना शरीर एकदम ढीला छोड़ दिया। उसकी आंखें आकाश की आंखों में देख रही थी। आकाश को भी अपनी हरकत पर थोड़ी सी हैरानी थी, लेकिन वह उसके सामने जरा भी नर्वस नहीं होना चाह रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह खुद पर से कंट्रोल खो देगा। ऐसा क्यों कर रहा है उसे बारे में खुद ही नहीं पता था। आकर्ष। अविका कोई इतना शांत देखकर एकदम से उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी शर्ट ठीक करते हुए बोला, तो अब जो तुमने इतना रायता फैला दिया है तो उसको तुम ही समेटोगी? तय रहा। अगले सैटरडे तक मुझे उसे लड़के का पता चाहिए, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि। अविका भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बगैर कुछ बोले फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसे लगा शायद आकर्षक उसे रोक लगा, लेकिन आकर्ष अपनी जगह पर खड़ा अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले उसे देखता रह गया और वह दरवाजा खोलकर वहां से सीधे भागते हुए अपने रूम की तरफ आए और उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। आकाश उसके जाने के बाद वहीं खड़ा फिर से सोचने लगा कि आखिर उसे क्या हो गया था। उसने इस तरह अचानक उसकी गर्दन पर किस कैसे कर लिया? अरे यार, वह इतनी आसानी से अपना कंट्रोल कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है उसके साथ? और फिर इतना सोचते हुए वह दोबारा से गुस्से में श्रेयांका के बारे में सोचने लगा और फिर उसे मिलने के लिए उसकी तरफ निकल गया। अविका दौड़ते हुए सीधे अपने रूम में आए। उसे लगा शायद उसकी रूममेट्स रूम में ही होगी, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। अंदर आते ही उसने अपना दरवाजा बंद किया और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगी और फिर से वही सीन याद करने लगी जो थोड़ी देर पहले अभी हुआ था। अचानक से आकाश को याद करते हुए वह ब्लश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना अजीब क्यों महसूस कर रही है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आई कि उसके पहले ही वह स्माइल कंट्रोल करते हुए बोलती है, नो, अगली बार उसने अगर ऐसा किया तो उसे जान से मार दूंगी। इतना बोलकर वह अपने बेड पर बैठ गई कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसकी दोनों दोस्त अंदर आए गए और नित्या ने एकदम से पूछा, क्या हुआ? तुम आकाश के साथ थी क्या? कौन मिलने आया था तुमसे, ये बताओ मुझे। अविका खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए एक स्माइल के साथ हम दोनों की तरफ देखती है और फिर बोलती है, तुम लोग परेशान क्यों हो जाती हो? सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती हो गई है। ये बोलते हुए उसकी स्माइल गायब हो गई और उसकी सांस भारी हो गई। वह थोड़ा सा परेशान हो गई। अनिका और नित्या उसे देखा और फिर परेशान होते हुए कहा, यार प्लीज़, तेरे बगैर कुछ किया, तेरी जिंदगी इतनी मर्जी हुई है, प्लीज़ कोई गलती नहीं करो। गलती मिलने के बाद तो वैसे भी तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। चलो अब देर मत करो, बताओ क्या किया है तुमने? हो सकता है कि हम लोग मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल लें।
अविका इस बात पर उन दोनों को पिछली रात की सारी बातें बताती है कि जब वह अपना ब्रेसलेट ढूंढते हुए गई थी तो उसने क्या देखा था और आज क्या क्या हुआ। ये सुनकर वह दोनों हैरान हो जाती है। हानिका एकदम से अपनी जगह से उठकर बोलती है, यार तुमने इतनी बड़ी बात हम लोगों को एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? एक बार तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, और फिर तुमने आकर्ष को कैसे नहीं देखा? अब क्या करूं, मैं हो गई मुझसे गलती, में बीच में नहीं पड़ना चाह रही थी, लेकिन जब उसने मेरे साथ इस तरह बदतमीजी की तो मुझे रहा नहीं गया और गुस्से में मेरे मुंह से बात निकल गई। मैं सच बताऊं तो धोखेबाजों से सख्त नफरत होती है मुझे, शायद इसी नफरत में मैंने उसका सच सबके सामने रख दिया। अविका एकदम से परेशान होकर लोगों को बोली। नित्या उसे समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आकर्षक को अगर कुछ कहना होता तो वह तुरंत तुम्हें कुछ ना कुछ कहता या करता, हो सकता है कि इस बात पर वह जांच करे, और अगर अभी उसने तुम्हें इस बात के लिए कुछ नहीं कहा तो वह आगे भी नहीं रहेगा। एटलीस्ट इस बात को लेकर तो कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहिए उसे। श्रेयांका का रूम। श्रेयांका काफी ज्यादा घबराई हुई थी और गुस्से में भी थी। अपने रूम में आते ही उसने तोड़फोड़ मचा दी थी और गुस्से में खुद से बात करते हुए बोलती है, नहीं नहीं अविका नहीं, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। यकीन करो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने तुम्हारी बात मान ली है। उसने तुम्हारी बात मानी हो या ना मानी हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए तुम्हें ऐसी भरपाई करनी पड़ेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे अगर तुम जिंदा बच गई तो। श्रेयांका मैं एकदम से पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए अपने हाथों को झटकते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में क्या करे। तभी सोमी ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। क्या मैं? इसके आगे वह कुछ भी बोलती कि श्रेयांका गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, चली जाओ यहाँ से, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सोमी नहीं उसकी बात सुनकर एकदम से अपने कदम पीछे ले लिए और थोड़ा सा परेशान होकर वहां से चली गई। दरअसल उनके दोस्तों को भी नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ कर रही है। वह लोग भी बस यही जानना चाह रहे थे कि क्या ये सच था या वह लड़की झूठ बोल रही थी। सोमी अभी वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आकाश उसके सामने आया और फिर उसे इग्नोर करके सीधे श्रेयांका के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने ऐसा पहली बार किया था, इसलिए 1 साल से वह रिलेशनशिप में थे, लेकिन अक्सर बालकनी या फिर गली में ही मिल लिया करते थे वह दोनों। आकाश अगर उसके रूम में आता भी था तो श्रेयांका के दोस्त हमेशा साथ रहते थे। पहली बार वह अकेले उसी से मिलने के लिए उसके कमरे में गया था और वह काफी गुस्से में भी लग रहा था, जिसे देखकर सोमी भी थोड़ा सा परेशान हो गई। श्रेयांका अचानक अपने रूम के दरवाजे के खुलने पर गुस्से में दरवाजे की तरफ देखती है और अचानक से घबरा जाती है क्योंकि उसके सामने आकर्ष आ चुका था और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। श्रेयांक एकदम से सफाई देते हुए कुछ भी बोलती कि आकर्षक आगे बढ़कर उसके बाजू को थामते हुए बोलता है, यह क्या हाल बना दिया है तुमने रूम का अपने, और तुम उसे लड़की के इस तरह बोलने पर इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रही हो? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वह लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर और हमारी रिलेशनशिप पर पूरा भरोसा है, और मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं जिस लड़की के साथ हूँ उसे किसी दूसरे की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। तो मैं उसकी बात से इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया है, वह दोबारा इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश नहीं करेगी। श्रेयांका ने आकाश से यह उम्मीद नहीं किया था। उसे लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कोई ना कोई ड्रामा टू क्रिएट हो गई, शायद आकाश उसकी जान ले ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो उल्टा इस पर भरोसा देख रहा था। शायद आकाश उसे लड़की से नफरत इतनी करता है कि उसके कह देना मात्र से उसने उसकी बात को झूठ मान लिया है। श्रेयांका अपने मौके पर चौका मारते हुए फौरन आकाश को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे लगा तुमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। यकीन करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर सोचती हूँ तो मेरी रूह कहाँ जाती है, तुम समझ रहे हो ना आकाश? आकाश उसके ड्रम को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। और फिर आकाश ने उसके बालों को फ्लैट हुए कहा, ठीक है, पहले तुम सोना बंद करो। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बात को समझो और अपने आंसुओं को साफ करो। तुम्हें इस तरह कमजोर तो नहीं कर सकती हो। आकर्ष,
की बात सुनकर श्रेयंका ने अलग होते हुए अपने आंसू साफ किया और फिर खामोश हो गई। आकाश ने उसके मायूस चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, कम ऑन, संभालो खुद को, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ हॉस्टल में तो मुझे बताना, मैं उसे लड़की से निपट लूंगा, ठीक है ना? तुम्हें बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिलहाल अभी मुझे काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आकाश इतना बोलकर श्रेयांका को वहीं छोड़कर उसके रूम से बाहर निकल जाता है और फिर श्रेयांका के दोस्त जो आकाश के रूप में जाने के बाद से ही बाहर खड़े थे और उनके रूम में घुस जाते हैं और उसे थोड़ा सा रिलैक्स देखकर वह लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। श्रेयांका उन्हें भी इस बात का भरोसा दिलाता है कि वह लड़की झूठ बोल रही थी और आकाश उस पर भरोसा करता है। जैसे तैसे पूरा दिन बीत चुका था और रात हो चुकी थी। रात के करीब 10 बजे बज रहे थे और सब डिनर के लिए निकल चुके थे। अविका जो हर रोज इस उम्मीद से किचन की तरफ जाती थी कि किचन में कोई ना कोई ड्रामा जरूर होगा, आज काफी शांति महसूस कर रही थी और आराम से अपने दोस्तों के साथ डिनर करके वापस आ चुकी थी, क्योंकि आज किचन में लड़कों की संख्या कम थी और अक्षत और आकाश भी नहीं थे, तो जाहिर है थोड़ा बहुत सुकून तो हो ही। अगली सुबह अविका और नित्या हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम में स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी अनिका अपने हाथों पर थोड़ा सा क्रीम लेकर अपने मुंह पर लगाते हुए उनके रूम का दरवाजा खोलती है और बीच में लगे एक बड़े से आईने के सामने आते हुए बोलती है, तुम लोगों को पता चला क्या अर्नव दत्त के बारे में? अब ये कौन है? नित्या ने अपने बालों को ठीक करते हुए आईने की तरफ देखकर सवाल किया और उसने फौरन जवाब दिया, अरे पंडित शिवराज दत्त का बेटा, उसका ट्रांसफर हुआ है, सीधे यही आया है। 5 साल पहले वो लोग स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए थे ना, काफी केस भी चल रहा था उनके ऊपर, लेकिन सच तो यह है कि अंडरवर्ल्ड माफिया एक ऐसा नाम होता है कि अगर किसी के नाम के साथ जुड़ जाए तो फिर पुलिस गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यह नाम पाने के लिए भी बेशुमार दौलत और दिमाग की जरूरत होती है। पंडित शिवराज दत्त का नाम सुनकर तो जैसे अविका कोई एकदम से झटका सा लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो लोगों की जान एक झटके में बिना किसी संकोच के लिए लेते हैं, जिनके लिए इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। अनिका इस बात पर बगल बेड पर बैठते हुए अपनी स्कर्ट ठीक करते हुए बोलती है, हमें इस बात से क्या लेना देना कि वह क्या करते हैं, वैसे भी मेरी करीबी कहीं ना कहीं उनसे जाकर ही जुड़ जाती है, क्योंकि मैं अपने फादर से जुड़ी हुई हूँ। मेरे फादर श्रेयांका के फादर से और श्रेयांक के फादर पंडित शिवराज दत्त से जुड़े हुए हैं। अनिका इतनी बात बोलने के बाद करीब 20 से 30 सेकंड खामोशी के बाद एकदम से बोलता है, ये सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे आकर्षक और अक्षत को टक्कर देने वाला कोई आ गया है। यकीन करो वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और चार्मिंग भी। एक नज़र मैंने उसे देखा, उसके मसल्स हर की तरफ आ रहे थे। उसने अपनी ब्राउन शर्ट की 3 बटन खोल रखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह पैदा ही जिम में हुआ था। यकीन करो इतनी सॉलिड बॉडी तो हमारे 2 फेमस प्रिंस की भी नहीं है, जो इस समय सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। नित्या और अविका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। क्लासरूम में पहुंचने के बाद सभी अपने अपने जगह पर बैठे थे, तभी प्रिंसिपल क्लास में एंट्री लेती है और फिर ध्यान से पूरी क्लास को देखने लगती है। उनके आते ही सब सामने की तरफ खामोश होकर देखने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक लड़का जो विदाउट यूनिफॉर्म था, उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, लेकिन मेरे को काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके अंदर आते ही अनिका ने थोड़ा सा एक साइड होते हुए कहा, यही है अर्नव, यही है, इसी की बात कर रही थी मैं। नित्या सामने की तरफ देखते हुए उसका हाथ दबाती है और बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, अनिका, प्रिंसिपल है, उनके साथ में थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करो। प्रिंसिपल एक बार पूरे स्कूल की तरफ देखकर मुस्कुराकर अर्नव की तरफ अच्छी और बोली, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो बेटा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे जाकर बता सकते हो। अर्नव आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक लाइन में बोलता है, मेरा नाम अर्नव दत्त है और मैं तुम्हारा क्लास फेलो हूँ। इतना बोलकर वह बगैर प्रिंसिपल की तरफ देख सीधे एक सीट पर जाकर बैठकर जो अभिषेक के बगल में खाली थी। आकाश और अक्षत उसे अच्छी तरीके से जानते थे। प्रिंसिपल के जाने के बाद अर्नव खुद पीछे पलटकर उन दोनों को अपना हाथ हिलाते हुए हेलो बोलता है। वह दोनों भी उसके हेलो का रिप्लाई प्यार से देते हैं और फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। 3-4 क्लासेस भी चुकी थी, लेकिन आज कोई ड्रामा नहीं हुआ था। अविका जो काफी सुकून में थी और शायद थोड़ा सा हैरान भी। आकाश और अक्षत दोनों काफी ज्यादा खामोश थे, बीच में उन्हें थोड़ा बहुत गैप भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी आकाश या फिर अक्षत में से कोई अविका के पास नहीं आया था। अविका कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बार भी पलटकर आकाश की तरफ नहीं देखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे बैठा आकाश पूरा टाइम सिर्फ उसे ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में लंच हो गया और अनिका ने थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए कहा,
तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें उसे नए लड़के को थोड़ी सी कंपनी देनी चाहिए? अगर वह हमारी टीम में आ जाएगा तो यकीन करो। अनिका इसके आगे कुछ भी बोलते कि उसके पहले ही अविका उसे चुप करते हुए बोलती है, नहीं, और अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। नित्या भी अनिका की साइड लेते हुए बोलती है, क्या गलत कह रही है वह? हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, जरा देखो तो उसे। इतना बोलने के बाद वह दोनों पीछे की तरफ देखती है तो श्रेयंका अर्नव के पास आकर बैठ गई थी। वह दोनों एकदम से गुस्सा होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर बगैर कुछ कहे अविका को इशारा करके पीछे देखने को कहती है। अविका एक बार पीछे देखी है और फिर उसे इग्नोर करके सामने देखने की कोशिश करती है कि तभी अर्नव के पीछे अपने दोस्तों के साथ बैठे आकर्ष पर उसकी नज़र जाती है, जो बहुत ही अजीब नज़रों से सिर्फ उसे ही देख रहा था। आज पूरा दिन भी चुका था लेकिन ये पहली बार था जब अविका ने आकर्षक की तरफ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकर्ष इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराए आकर्ष सीधे उठकर अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गया। अविका समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से हो क्या गया है इसे इतना खामोश, बिना कोई नाटक, बिना किसी ड्रामे के, बिना उसे परेशान किया उसे सुकून कैसे आ रहा है। अविका उसके बारे में कुछ बोलती कि उसके पहले ही नित्या बोलती है, तुमने देखा आज आकर्ष ने तुम्हें आज पूरा दिन इग्नोर किया है। इसका मतलब है कि आपको उसका मन तुमसे भर चुका है। अब वह तुम्हें और तंग नहीं करेगा, शायद कोई नया शिकार ढूंढ रहा है अपने लिए। अविका भी शायद यही सोच रही थी और उसके बाद सुनने के बाद वह खामोश हो गई और थोड़ा सा सोते हुए बोली, मुझे भूख लग रही है, चलते हैं कैंटीन की तरफ। श्रेयंका और अर्नव एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। वह दोनों किसी पार्टी की बात करने लगे जिसमें वह दोनों मिले हुए थे और बाकी लोग बैठे उन दोनों को ही देख रहे थे। कुछ लड़कियां भी थी जो अर्नव को देखकर थोड़ा बहुत पिघल गई थी और कुछ लड़के भी थे जो अर्नव के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाह रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि अर्नव पंडित शिवराज दत्त का बेटा है। अर्नव और श्रेयंका एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी ही देर में अर्नव कैंटीन चलने के लिए उसी से पूछता है और फिर वह दोनों भी कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। अविका भी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि नीचे आते ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नित्या और अनिका अभी थोड़ा सा हैरान हुई कि कौन है। जब लोगों ने पीछे पलटकर देखा तो वह सक्षम था। ठीक है, सक्षम और उन लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातें हुई थी, लेकिन जिस तरह सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा था अविका कोई जरा भी अच्छा नहीं लगा था। उसने एक बार सक्षम की तरफ गुस्से में देखा, लेकिन फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपना हाथ आराम से उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, सक्षम कोई काम था तुम्हें मुझसे? तुमने मेरा हाथ है इस तरह स्कूल में आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए पकड़ा तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, तो बताओ मुझे ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पड़ गया? तुम मुंह से नहीं बोल पाए। अविका के लहजे से साफ पता चल रहा था कि सक्षम का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगा। सक्षम ने एकदम से उत्तर कंट्रोल करते हुए कहा, मैं बस आज सुबह से तुमको देखा नहीं था तो मैंने सोचा चलकर मिल लेते हैं। काफी देर से मैं यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर थोड़ी देर यहाँ ना आती तो शायद मैं तुम्हारी क्लास में तुमसे मिलने के लिए आता। नित्या और अनिका हैरान कर दूसरे को देखते हैं, लेकिन अविका अपने दोनों हाथों को बंद लेती है और फिर एक कदम सक्षम की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे और इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने मुझे सुबह से देखा नहीं है? क्या हर किसी का इसी तरह इंतजार करते हो सुबह से जिसको तुमने ना देखा? क्या पूरे हॉस्टल की ड्यूटी ले रखी है तुमने? बताओ मैं तुम्हारी बातों का क्या मतलब निकाले? तुम मेरे जूनियर हो। पहले बात, अगर मैं तुमसे 2-4 दिन बात कर ली तो तुम अपना लेजा नहीं बोल सकते हो, समझ आई तुम्हें? अविका ने एकदम से गुस्सा होते हुए सक्षम से कहा। सक्षम एकदम लीडर था, उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था और ना शर्म थी और नहीं इस बात का एहसास था उसे कि उसने कोई गलती की है। सक्षम ने अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है, माना कि तुम्हारा हाथ इस तरह नहीं पकड़ता चाहिए था मुझे, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम इतना रिएक्ट करो। वैसे भी क्या मैं जिस लड़की का हाथ अपनी मर्जी से पकड़ लेता हूँ उसका स्टेटस अप हो जाता है? और सक्षम इसके आगे कुछ भी बोलता है कि अविका अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलती है, यकीन करो अगर तुम मेरी जूनियर नहीं होते तो पास तुम्हें मैं वह थप्पड़ मारती है कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहता है। ये सुनकर सक्षम ने एकदम से अविका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? मैं आकर्ष नहीं, मुझे बर्दाश्त कर लूंगा। तुम समझती क्या हो सकता खूबसूरत क्या हो मैं? तुम्हारी तारीफ क्या करती? तुम्हारा तो भाव ही नहीं मिल रहा। और तो और उद्धरण चिन्ह
इसके आगे वह एक भी शब्द बोलना कि कोई जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मरता है। सक्षम एकदम से 4 कदम पीछे जाकर फ्लो पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। जब वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखा है तो वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अक्षत होता है। अविका, अनिका और नित्या तीनों हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अक्षत की तरफ देखने लगती है। अक्षत दोबारा से सक्षम की तरफ बढ़ता है कि तभी अविका एकदम से आगे बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहा होता है तो अविका अक्षत के आगे जाती है और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके काफी करीब होकर उसे अपनी पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ पुश करने लगती है और शांत करने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो उसे, जाने दो, वह बीमार, वह ठीक नहीं है। अक्षत प्लीज, यह मेरा मामला था, मैंने उसे माफ कर दिया है, तुम्हें वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। और उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए अविका की नज़र सामने चैनल से अंदर की तरफ आ रहे आकर्ष और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर गुस्से में बड़ी बड़ी आंखों से अविका को ही देख रहा था। अविका के दोनों हाथ अक्षर के सीने पर थे और अक्षत की नज़र उसके ऊपर टिकी हुई थी और वह दोनों काफी करीब थे दूसरे के। अविका अपनी बोलने की स्पीड को एकदम से काम करके आकर्षक की तरफ देखते हुए आगे की बात कंप्लीट करते हुए बोलती है, और वह जूनियर भी है तो। इतना बोलते हुए अविका उससे दूर हो जाती है और सामने खड़े आकर्ष की तरफ देखने लगती है। आकर्ष कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखा है और फिर इग्नोर करके ऊपर की तरफ चला जाता है। अक्षत एकदम से गुस्से में बोलता है, जितनी जल्दी हो सकता है मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जो सक्षम, वरना आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अक्षत की इस बात पर सक्षम गुस्से में अपने दोनों हाथ की मुठ्ठियां बंद करता है और फिर उन दोनों को घर कर देखता है और गुस्से में वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। अक्षत अविका की तरफ देखा है और फिर थोड़ा सा माफी मांगने के अंदाज से बोलना है, वह थोड़ा बदतमीज जरूर है, खैर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज ये बात यही खत्म कर दो। पहले भी वह काफी दिनों के लिए रिस्ट्रिकेट रह चुका है, अगर फिर से हुआ तो समझ लो उसके पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद होगी, फिर से शायद उसे 9th में ही एडमिशन लेना पड़े। अविका उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर रिलैक्स करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ किया। इतना बोलकर व्हाट्सएप की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था और फिर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाती है। जब से अविका अपने हॉस्टल में एडमिशन लिया था, ये पहली बार था जब उसने अक्षत से अच्छे तरीके से बात करी थी। अविका अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में जाती है। वह जैसे ही कैंटीन के अंदर एंट्री लेती है, थोड़ी दूर पर बैठे अर्नव और श्रेयांका उसकी तरफ देखते हैं। श्रेयांका अर्नव से उसके बारे में कुछ भी कहती क्यों, वह नोटिस करती है कि अर्नव की नज़रें उसी के ऊपर टिकी हुई है और वह बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा है। श्रेयांका को ये बात जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आसपास हर वह लड़का जिसे वह थोड़ी सी अटेंशन देती है, सब अविका के ही दीवाने हुए जा रहे हैं। श्रेयांका अर्नव के हाथों पर अपना हाथ रखती है, लेकिन अर्नव बगैर नजर हटाए बोलता है, देख लेने दो, मुझे ऐसा लग रहा है वर्षों बाद मेरी आंखों को राहत मिल रही है। श्रेयांका एकदम से गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारी चॉइस इतनी खराब कैसे हो सकती है, तुम्हें अंदाजा नहीं है वह बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, तुम अभी जानते ही क्या हो उसके बारे में, कुछ दिन रहो तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बेवजह उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करना, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। अर्नव इस बात पर मुस्कुराता है और फिर केवल की तरफ देखने लगता है और दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। अविका नित्या और अनिका तीनों ही सामने की ही एक सीट पर बैठ जाती है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगती है। अर्नव एक दो बार और पलट कर देखता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है और श्रेयांका का चेहरा देखते हुए बोलता है, तुम्हारे बर्तन से पता चल रहा है कि कुछ खास पसंद नहीं है तुम्हें वो। श्रेयांका अर्नव की इस बात पर एकदम से मुंह बनाते हुए बोलती है, ओ प्लीज, अब तुम यह मत कहना मुझसे कि वह तुम्हें पसंद आ गई है, वैसे भी वह हर लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अर्नव ये सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है और फिर खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया अभी, तो फिर तुम किसी लड़की के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकती हो, बस करो, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने देखा कि तुम उसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे, जाहिर है यहाँ और भी लड़कियाँ हैं लेकिन तुम्हारी नज़रें उनके ऊपर तो नहीं गई, तो कुछ तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है ना वह, जिसकी वजह से लड़कों की अटेंशन मिलती है उसे इतना ज़्यादा। श्रेयांका की यह बात अर्नव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और फिर उसने बात को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं समझा और श्रेयांका की इस बात पर बोला, और छोड़ो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं।
और फिर दोनों वहां से उठकर कैंटीन से बाहर जाने लगते हैं। श्रेयांका जाते हुए अविका को घर कर देखती है और फिर आगे निकल जाती है। अविका अपने दोस्तों के साथ लंच कर ही रही थी कि तभी कोई जाते हुए उनकी सीट से टकराकर गिर जाता है। वह तीनों ही हैरान होकर उधर दिखती है तो एक लड़की होती है जो जमीन पर गिरी थी घुटने के बाद और उसके बालों ने उसके चेहरे को कर लिया था। अनिका और नित्या के साथ अविका भी बिना एक पल की देरी किया उसे लड़की को उठाते हैं। उसका चेहरा देखते हुए अनिका बोलती है, निधि क्या तुम ठीक हो? यह क्या हो गया है? तुम बहुत कमजोर लग रही हो, सब ठीक तो है ना? निधि इस बात पर एकदम से घबरा जाती है कि तभी अविका उसके दोनों कंधों पर हाथ लगाते हुए उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसे निशान है? ये तो बहुत गहरा घाव है, क्या ये? अविका इसके आगे कुछ भी बोल पाती कि निधि अपने बालों से अपने उसे घाव को छुपाते हुए अविका कहाँ झक देती है और फिर दीवार का सहारा लेते हुए कैंटीन से बाहर निकलती है और अपनी रफ्तार जबरदस्ती तेज करते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। अविका, नित्या और अनिका तीनों ही उसे ऐसे जाते हुए देखकर हैरान होते। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह सब चल क्या रहा है और इस लड़की ने इस तरह बर्ताव क्यों किया। अनिका ने कहा, मैं इसे जानती हूँ, यह ऐसी तो नहीं थी, कितनी ज्यादा कमजोर लग रही है और कोई घाव था, मेरी तो नजर नहीं गई उसे, पर अगर कोई परेशानी है इसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। अविका ने उसे घाव को याद करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह घाव बहुत ज्यादा गहरा था, यकीन करो देखकर एकदम अंदर दिल में अजीब सा फील हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है इतना गहरा गांव इतनी खामोशी से। नित्या इस बात पर कैंटीन से बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलती है, जाने दो, नाम से वैसे भी हमने उसे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने हमें इग्नोर किया और चली गई यहाँ से, तो हम क्या करें, यह उसका अपना मामला है। अविका उन दोनों की तरफ देखकर काफी परेशान होकर बोलती है, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो वह हमें ना बता पा रही हो। अनिका मेरी बात सुनो, देखो मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम ज्यादा इन्वॉल्व हो इन सारी चीजों में, लेकिन तुमसे थोड़ा बहुत जानती हो तो शायद वह तुमसे बात करें, इसलिए तुम मुझसे बात करने की कोशिश जरूर करना यार, अगर किसी की मदद हो जाती है हमसे तो इसमें बुराई क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है जिससे किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वह कह नहीं पा रही है। अनिका उसकी इस बात पर सोते हुए बोलती है, हाँ वैसे भी जब से इसकी पार्टनर की डेथ हुई है ये काफ़ी परेशान रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बातचीत करती ही थी, आजकल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या कहा, इसकी पार्टनर की डेथ हो गई, कैसे? अविका ने सवाल किया और नित्या भी एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि अनिका पुरानी स्टूडेंट थी और वह दोनों नए थे, इस वजह से उसे स्कूल की पुरानी बातें भी पता थी और उसने उन दोनों को बताया कि फिर 6 महीने पहले सौम्या नाम की एक लड़की थी, सौम्या मिश्रा, जो इसके साथ इसकी रूममेट थी। और उसके पहले भी एक दो लड़कियों काफ़ी सीरियस कंडीशन से गुजरी है, कहीं तो यहाँ से चली भी गई। उन्हें ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह से हम लोगों ने रिसर्च किया है, हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब लोगों के दिमाग का भ्रम है। एक दो बच्चों की डेथ हुई, इस वजह से स्कूल पर काफ़ी फ़र्क पड़ा, हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, महीना तक स्कूल बंद था। फिर उसके बाद हुआ यूं कि एक और लड़की की डेथ हुई, स्कूल को कोई नुकसान ना हो इसके लिए उसके परिवार वालों को अच्छा पैसा देकर चुप कर दिया गया और उसे लड़की की डेड बॉडी उसके घर भिजवा दिया गया। लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जाहिर है हम दोनों को किसी न किसी वजह से मरना ही था, या फिर हो सकता है कि दोनों किसी तरह से बीमार थी। ये कुछ भी वजह हो, लेकिन जो वजह वह दोनों बताना चाहती थी उसे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें भी यही लगता है कि उन दोनों की किसी बीमारी की वजह से ही मौत हुई थी और दोनों की डेथ में बहुत डिफरेंट था। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग भी थी और अलग रहती भी थी, पता नहीं है दूसरे को जानती भी थी नहीं या नहीं, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों की मौतें एक ही वजह से हुई है। जाहिर है जिसकी जिंदगी जितने दिनों के लिए है वह उतना ही दिन जिंदा रहेगा ना। और पता है तुमको, निधि नहीं ये सारी बातें मुझे बताई थी क्योंकि उसे वक्त मैं घर पर थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। अनिका की बात सुनकर वह दोनों थोड़ा सा परेशान हुई, दोनों को इतना परेशान देखकर वह फिर से मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़कियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सो रही हो, जिसका मरना लिखा है उसे कौन रोक सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ कहा था इस बारे में, यह उन्हें पहले से इस बात का आभास हो गया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो स्कूल को उसे पर रिसर्च करनी चाहिए थी ठीक से, क्योंकि अगर उन दोनों की डेथ बीमारी की वजह से नहीं हुई है तो सच में ये गंभीर समस्या है। नित्या ने कहा। अविका जो खाने खामोश थी उसकी इस बात पर हामी करते हुए बोली,
मुझे भी लगता है कि रिसर्च करनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि यह सब बीमारी की वजह से ही हुआ हो। वैसे भी मैं भी इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए बात को ये ख़त्म करते हैं। लंच ख़त्म करो और चलते हैं यहाँ से। लंच करके वह तीनों क्लासरूम तक अभी पहुँचे भी नहीं थे कि लंच टाइम ख़त्म हो गया और बेल की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। दिल की आवाज़ पड़ते ही वह तीनों एक दूसरे को अच्छी और फिर ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागी। अविका सबसे आगे दो दो सीढ़ियां चलते हुए जा रही थी। जैसे ही वह फ्लोर पर पहुंची और बगल मुड़ने की कोशिश करती है, वैसे ही कोई सामने से आ जाता है और वह एकदम से सामने से आ रहे शख्स के सीने से टकरा जाती है और तो कदम पीछे जाकर गिरती कि उसके पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ कर थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। अविका, जिसने घबराहट की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, अचानक से खुद को महफूज महसूस करके अपनी आंखें धीरे से खोली। उसने देखा तो सामने आकर्ष था। आकर्ष को देखकर उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने फौरन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। नित्या और अनिका ये देखकर एकदम हैरान हुई, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर एक छुपी हुई स्माइल आ गई, क्योंकि अविका और आकर्ष एक दूसरे के काफी करीब थे। वह दोनों अभी भी खड़ी दोनों को अच्छी रही थी कि तभी आकर्ष की आवाज आई। उसने बगैर उन दोनों की तरफ देख कहा, निकलो यहाँ से, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अविका ये सुनकर अपने जा रहे दोस्तों को देखकर एकदम से अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली, क्या? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, मुझे जाना है। क्लासरूम में बेल लग चुकी है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनकर वह दोनों फिर से रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी कि तभी आकर्ष ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? ये सुनकर वह दोनों एकदम से भागते हुए क्लासरूम की तरफ चली गई और अविका भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ते हुए एकदम स्पीड में थोड़ी ही थी कि तभी आकर्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा सा उठा लिया और पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके कानून के पास जाकर बोला, बेबी डॉल, मुझे होशियारी करना तुमको महंगा पड़ सकता है, तुम्हारी क्लास तो मैं लगाऊंगा, जरा मेरे साथ तो आओ। इतना बोलकर उसने अविका को ही जमीन पर छोड़ दिया। जमीन पर पड़ते ही उसने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इतना बोलकर आकर्ष ने अविका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लैब की तरफ लेकर बढ़ गया। अविका अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और आसपास सन्नाटा था, सिर्फ टीचर्स की आवाज ही बाहर आ रही थी। अविका एकदम से परेशान थी, उसे हमेशा से ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं किस बात का डर था, लेकिन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और बस चाहती थी कि आकर्ष उसका हाथ छोड़ दे और वह वापस क्लासरूम में लौट जाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। आकर्ष को तो बस मौका चाहिए था और वह मौका वह खुद ही जबरदस्ती निकाल लेता था। आकर्ष अविका को लेकर लैब में अंदर जाते ही उसे अपने सामने खींचकर करता है और पीछे मुड़कर दरवाजे पर कुंडी लगा देता है और फिर अपने दोनों हाथ बांधकर दरवाजे से चिपककर खड़ा हो जाता है। अविका अपनी नरेश ने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर बोलती है, तुम मुझे यहाँ लगा आखिर साबित क्या करना चाहते हो? अविका ने अभी इतना बोला ही था कि उसकी नज़रें आकर्ष की नज़रों से मिली और उसने अपने हाथ तुरंत कमर से नीचे कर लिए, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड किसी तरह से काम नहीं था और वह आकर्ष की तरफ बढ़ी और उसे दरवाजे सामने से उसकी कमर पर हाथ लगाकर हटाने के नामुमकिन की कोशिश करके बोली, हट जाओ, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बदतमीजी, अब और नहीं, हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है यहाँ से, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो पढ़ना लिखना है नहीं। आकाश इस बात पर एकदम गुस्से में आग बबूला होते हुए उसके बाजू को कसकर पकड़ता है और उसे पीछे धकेलते हुए लेकर तब तक चलता है जब तक वह सामने की लगी दीवार पर चिपक ली जाती और फिर उसके दोनों साइड हाथ करके अपना एक हाथी बल पर तेजी से मारते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आया कि तुम्हें बहुत बुरा लगा, बदतमीजी हो गई और तुम? अक्षत किसी ने पर हाथ लगाकर खड़ी थी, उसे छूने की कोशिश कर रही थी। बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हें लड़कों के मसल्स, मुझे पता है कि उसकी बॉडी अच्छी है, लेकिन तुमने अभी तक मेरी अच्छी नहीं है, इसी वजह से शायद उसकी बॉडी अच्छी लगती है। रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे मसल्स और उसके बाद किसी और के मसल्स छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। इतना बोलकर आकाश अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है और अविका हैरानी से उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगती है। उसे तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अविका एकदम हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। आकाश काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी शर्ट की बटन खोल रहा होता है। वह जैसे जैसे शर्ट के बटन खोलते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, अविका की नजरें वैसे वैसे उसके हाथों के साथ नीचे की तरफ जा रही थी। आकाश के सीने के उभरे हुए आकर्षित मसल्स नजर आने लगे थे।
और आकर्ष मैं अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए फौरन अविका का हाथ पकड़कर अपने पैक पर रख दिया और उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से में बोला, को देखो, छुओ और बताओ क्या यह अक्षत से ज्यादा अच्छे नहीं है? देखो देखो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरे लड़कों को इस तरह छूना। लो फिर इंतजार किस बात का है, छुओ, रखी क्यों हो? मैं तो तुम्हें खुद मौका दे रहा हूं तो फायदा उठाओ इस मौके का। अविका का गला सूख चुका था और अपने मुंह में आए पानी को वह गटकते हुए काफी ज्यादा नर्वस होकर बोली, वो नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो दरअसल मैं अक्षत को अपनी मर्जी से नहीं छुआ था, वह सक्षम को करने जा रहा था, इस वजह से मैंने तुमसे किसी तरह की कोई सफाई नहीं मांगी है। तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसके और सक्षम के झगड़े में पड़ने की? उसके सीने पर हाथ रखने का बहाना ढूंढ रही थी बाकी लड़कियों की तरह। तो कुछ हुआ ना, मेरे उसे अच्छे हैं या फिर तुम्हें पसंद नहीं है? बताओ, मेरे मसल्स अक्षत जितने अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है क्या? आकाश एकदम गुस्से में था और उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वह जलन में ये सब कर रहा था। अविका मैं एक पल उसकी तरफ देखा और फिर सोचने लगी कि आखिर वह इसको इस तरह सफाई क्यों दे रही है, और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, अक्षत से ज़्यादा हैंडसम हूँ, उससे अच्छी तुम्हारी बॉडी है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सारी चीज़ मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती है, इसलिए तुम मुझ पर बेवजह इल्ज़ाम लगाना बंद करो, पहली बार। दूसरी बात, मैं तुम्हें किसी तरह की कोई भी सफाई देना जरूरी नहीं समझता हूँ, और तुम्हें मैं वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा इस तरह सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर तो मुझे यहाँ लेकर आए, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविका की बातें सुनकर आकर्षक उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उससे काफी तेजी से दीवार में चिपका देता है, जैसे उसके सर में पीछे हल्की सी चोट आ जाती है, और वह एकदम से दर्द को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके बोलता है, आह, यह क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बोलो, जाने दो मुझे यहाँ से अगर तुम। आकाश जो एकदम से गुस्से में दांत पीस रहा था, इसके आगे अभी का कुछ भी बोलते कि वह उसकी फोटो पर अपनी उंगली रख देता है और उसके काफी करीब जाते हुए उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है और करीब 1 से 2 इंच से ऊपर उठा लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसकर बोलता है, सफाई तो तुम्हें हर चीज की देनी होगी, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना। चलो ठीक है, देता हूँ तुम्हें एक मौका, अगर यही चाहती हो तो बताओ, मुझे अक्षत को पसंद करती हो क्या? अविका ये देखकर कि अभी अभी उसे सर पर कितनी तेज चोट लगी, उसे बात की फिक्र नहीं है, इस लड़के को इस बात की पड़ी है कि मैं अक्षत को पसंद करती हूँ या नहीं। इतने में तो अविका मूड गर्म हो गया और उसने गुस्से में आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अक्षत में या तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अक्षत को तो मैं थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे सिर्फ नफरत है मुझे, क्योंकि तुम्हें बहुत ही बदतमीज बिगड़े हुए लड़के हो, इसलिए कम से कम तुम मेरी चॉइस तो बिल्कुल नहीं हो सकते हो। आकाश ये सुनकर एकदम से उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली करता है और अविका की तरफ गुस्से में देखकर अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद करता है और उसके दोनों कंधे पर हाथ लगाकर उसे पीछे की तरफ हल्का सा धक्का देते हुए बोलता है, क्या तुम ये कह रही हो कि मैं तुम पर चांस मार रहा हूँ? तुम अपनी औकात बोल रही हो? मेरे तुमसे बात कर लेने पर भी तुम्हारी औकात पर जाती है, और तुमने सोच लिया कि मैं तुम जैसी लड़की को पसंद करूंगा, कमल है ना? अविका ये सुनकर एकदम से पैर पटकती हूँ बोली, हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने इतनी बार मुझसे जबरदस्ती बात करके मेरी औकात बढ़ाई, लेकिन मुझे इस एहसान की अब और ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, समझ आई? अविका इतना बोलकर आगे बढ़ती कि आकाश उसका हाथ पकड़कर वापस से उसे खींचकर पीछे कर देता है और खुद आगे जाते हुए दरवाजा होता है और पीछे पलटकर देखकर बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। 1-2 दिन से मैं शांत हो गया था, इसलिए तुम्हें लग रहा था कि शायद मैं हार मान गया, लेकिन सच तो यह है कि इज्जत तुम्हें रास नहीं आ रही है और फिर से शुरू करते हैं अपना गेम। इतना बोलकर वह बाहर निकल जाता है। अविका वही खड़ी हैरान उसे ज्यादा देख अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अरे अब मैं क्या कर दिया? नहीं, अब मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगी, यह फिर से मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहा है, ना देखना इसको, इसके हर हरकत का जवाब दूंगी मैं, और वह भी अपने स्टाइल में। तुम भी क्या याद करोगे आकाश सिंह ओबरॉय, तुम्हारा पलक किसी लड़की से पड़ा था, तुम जो कमजोर लड़कियों की तरह मुझे समझ रहे हो ना, मैं लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, जितना तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे उतना ही मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। इतना बोलकर वह भी पीछे निकल गई। थोड़ी देर पहले दोनों के अंदर जो फीलिंग्स उमड़ रही थी, अब उस फीलिंग्स ने गुस्से का रूप ले लिया था। आकाश सीधे स्कूल से बाहर निकल जाता है और हॉस्टल की सड़कों पर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर घूमने लगता है, और अविका के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे होते हैं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और इसके अलावा भी बहुत कुछ।
अविका सीधे क्लासरूम में आ गई। आकाश की सीट की तरफ उसने देखा तो वह वहां नहीं था और फिर अविका ने उसे इग्नोर किया और गुस्से में अपने दोस्तों के साथ बैठ गई और क्लास इस तरह खाली देखकर बोली, क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? नित्या और अनिका जो इतनी देर से बस उसी का इंतजार कर रही थी और उसी के बारे में बातें कर रही थी, उसे देखकर थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई और फिर उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, मयंक सर आज छुट्टी पर है, प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग बिना शोर मचाए स्टडी करें, लेकिन यहाँ स्टडी कौन कर रहा है और कोई बात कर रहा है? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे और आकाश के बीच क्या बात हुई, उसने क्या कहा तुम्हें? यार तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा और आकाश का रिलेशनशिप टॉक्सिक से रोमांटिक की तरफ बढ़ रहा है? अनिका ने अपने कंधे से उसके कंधे पर मरते हुए थोड़ा सा मजे लेकर कहा और फिर दोनों मुस्कुराने लगी। अविका एकदम से गुस्से में अपनी आंख बंद करती है और फिर एक गहरी सी सांस लेकर उन दोनों की तरफ देखती है। दोनों को लगता है कि शायद वह उन्हें इस बात के लिए दांत लगाएगी कि तुम लोग बेवजह की बातें करती हो, लेकिन उसका सवाल था कि अनिका, आकाश को कब से जानती हो तुम, बताओ मुझे। मैं करीब 4 से 5 सालों से जानती हूँ उसे, जब से मैं उसके साथ पढ़ रही हूँ तब से जानती हूँ उसे। अनिका में थोड़ा सा सवाल पर कंफ्यूज होते हुए जवाब दिया और फिर आगे की बात जानने के लिए सवाल भरी निगाहों से अविका की तरफ देखने लगी। अविका अपना एक हाथ टेबल पर दूसरा चेयर पर रखते हुए अनिका से बोली, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसा कुछ है जिस चीज़ से आकाश को सख्त चिढ़ हो? ऐसा क्या है जो वह लड़कियों में एकदम से नापसंद करता है, उसे नफरत हो जाए? और क्या कुछ ऐसा है जिस चीज़ से उसे एलर्जी वगैरह हो, इतनी ज़्यादा एलर्जी कि कम से महीने भर हॉस्पिटल में रहना पड़े? बताओ, कुछ ऐसा है जो मैं करूं और वह मुझसे नफरत करने लगे? कोई चीज़ है जो उसे नापसंद हो, बताओ। उसके इस सवाल पर नित्या और अनिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अविका सवाल पूछते हुए गुस्से में भी लग रही थी और सीरियस भी लग रही थी। अनिका ने थोड़ा सा सोते हुए कहा, उसे स्ट्रॉबेरी से बहुत एलर्जी है और इतनी ज़्यादा कि वह मर भी सकता है। उसे लाइट परफ्यूम पसंद है, अगर कोई ज़्यादा परफ्यूम लगाकर उसके आसपास होता है तो उसका मूड खराब हो जाता है और वो लड़कियों में सबसे ज़्यादा इस बात से जुड़ता है अगर कोई उसके साथ फ्लर्ट करे। तुमने देखा होगा कि अक्षत की तारीफ लड़कियां उसके मुंह पर कर देती है, लेकिन आकाश की कभी नहीं कर पाती, क्योंकि उसे फ्लर्ट करने वाली लड़कियों से सख्त कर है। उसे ऐसा लगता है ऐसी लड़कियां आवारा होती है और पता नहीं क्या क्या। फिलहाल अभी तो मुझे यही याद आ रहा है और कुछ याद आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अविका अनिका की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा याद करते हुए रिपीट करते हुए बोली, एक्स्ट्रावेरी, हाई परफ्यूम और फ्लर्ट हमम। मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रही हो कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ, तो बता दो मैं तुम्हें कि मैं उसके एक ईंट का जवाब 10 पत्थर से देने वाली हूँ। अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं करूँगी। अविका इतना बोलकर सामने देखने लगी, तभी अनिका ने कहा, और उसे उसकी बाइक और जूते से बहुत प्यार है, लेकिन प्लीज़ एक्स्ट्रावेरी वाला हटा दो क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, देखती हूँ मैं उसके हरकतों के हिसाब से सब कुछ होगा, अविका ने जवाब दिया। तब तक दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और सेकंड मीटिंग पूरा टाइम आकाश क्लास में नहीं आया था। अविका ने यह अच्छे से नोटिस किया था और श्रेयांका ने भी यह नोटिस किया था और उसके दोस्तों ने उसे बता भी दिया था कि आकाश अविका को लेकर कहीं गया है। एक लास्ट बेल लगती है और छुट्टी हो जाती है। सब अपना अपना बैग समेटने लगते हैं, तभी अभिषेक उठकर अविका की तरफ आता है और उससे इकोनॉमिक्स की नोट्स लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अविका उसे अपने बैग से निकाल कर देने के लिए हाथ बढ़ती है, इतने में ही श्रेयांका उसके हाथ से कॉपी छीनकर नीचे जमीन पर पटक देती है और गुस्से में अविका के बाल पकड़ लेती है। क्लास में अविका, अनिका और नित्या, अभिषेक, श्रेयांका और उसकी 2 फ्रेंड्स के अलावा भी 2-4 लोग होते हैं। अक्सर स्टूडेंट निकल चुके थे, क्लास पूरी तरह तो खाली नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे क्लास में। श्रेयांका की इस हरकत पर हर कोई हैरान था। उसने अविका का बाल पकड़कर ही उसे सीट से बाहर निकाला और फिर कुछ भी बोलती कि अविका अपने बालों से उसका हाथ छुड़ाकर उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे श्रेयांका टेबल से टकरा जाती है और गिरते गिरते बचती है। वह अभी संभल कर खड़ी होती ही है कि बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? पूरी कोशिश कर रही हो ना कि आकाश तुम्हारी दाल में फंस जाए। तुमने मेरे और आकाश के बीच अगला सेमी पैदा करने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा दिया था, लेकिन अफसोस तुम नाकाम रही। पता है क्या, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं, जहाँ अमीर लड़का देखा वह वहीं गिर जाती हो। तुम्हारा नाम नियत में गंदगी होती है, तुम्हारी परवरिश गंदी है और तुम्हारा खून भी गंदा है।
अविका जो इतनी देर से थोड़ी दूर पर खड़ी मुझे में श्रेयांका की बातें सुन रही थी, उसके मुंह से यह बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके ऊपर मारा और बिल्कुल उसी तरह उसके बाल पकड़ लिए जैसे अभी कुछ पल पहले उसने अविका के पड़े थे और फिर बोली, तुम आकर्षक को बेवकूफ़ बना सकती हो, अपनी इन दोस्तों को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं झूठ बोलने की। कम से कम अपने दोस्तों को बेवकूफ़ तो ना बनाओ, इन्हें तो बता दो सच क्या है। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम अच्छे से जानती हो अपनी हरकतों को, उसके बाद भी तुम मेरी परवरिश पर सवाल कर रही हो। मेरा खून गंदा है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर अमीर नहीं हूँ, है ना? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, मैं आकर्षक की तरफ देखती भी नहीं हूँ, जबरदस्ती वह मुझे अपने साथ लेकर जाता है, बेवजह टाइम वेस्ट करता है, कोई वजह नहीं होती ना कोई टॉपिक होता है। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए कि वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अविका, मैं इतना बोलते हुए उसका बाल छोड़ दिया और उसे झटक कर खुद से दूर करते हुए अपनी कॉपी उठाकर अभिषेक के हाथों में दी और फिर अपना बैग लेकर अपने दोस्तों के साथ क्लास उनसे बाहर निकल गई। श्रेयांका, जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे और गुस्से में उसका शरीर काट रहा था, वही खड़ी दांत पिसती हुई अविका को जाती देखती रह जाती है। बाकी लोग भी क्लासरूम से धीरे धीरे खिसक लेते हैं। श्रेयांका और उसके दोस्त भी उसका और अपना दोनों का बैग लेकर उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। श्रेयांका रास्ते में जाते हुए एक टेबल को एक जोरदार लात मार कर नीचे गिरा देती है और उससे मैं चिल्लाते हुए बोलती है, अविका, देख लेना, जल्दी मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, फिर उसकी मुझे चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसको इस तरह गुस्से में देखकर उसके दोनों दोस्त भी थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन फिर उसे रिलैक्स करते हुए लेकर हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।